बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी मान जा जिंदगी। करीने से जमे हुए मेरे अपार्टमेंट में एक मेरा मन ही था जो बेतरतीब था, जिसके भीतर सब गड्ढमड्ढ हो रहा था। मैं सामने रखे ट्रैवल बैग में कभी जीन्स रखती, फिर निकालकर सलवार कुर्ते भरने लगती। कभी ये टॉप तो कभी वो टी शर्ट। पैकिंग करने में इतनी देर मैंने कभी नहीं लगाई थी। दोपहर से पैक करने में लगी थी और अब शाम होने आई थी। मैंने अपने हाथ में पहनी अपनी पसंदीदा घड़ी पर नजर डाली। बड़े से सुनहरे डायल वाली घड़ी जिसे संजय ने खास मेरे लिए पर्सनलाइज करवाया था। डायल के पीछे खुदा हुआ था लव फॉरएवर। जोर से हंस दी थी मैं जब संजय ने मुझको ये घड़ी गिफ्ट की थी। ये क्या बचपना है, हम कोई टीनेजर्स हैं क्या? मैंने संजय का मजाक बनाते हुए कहा था, लेकिन वो जरा सा भी नहीं हंसा। बड़ी संजीदगी से मखमली डिब्बे में पैक घड़ी निकालकर मेरी कलाई पर पहना दी थी और उसके बाद मेरे वक्त पर जैसे उसका अधिकार हो गया था। वक्त क्या, मेरे पूरे व्यक्तित्व पर उसी की छाप दिखाई देने लगी थी। मैं वाकई उसके जैसी हो गई थी। अब मुझे मौके बेमौके पे उसका फूल लाना, कार के ग्लव अपार्टमेंट में कोई छोटा सा लव नोट रख देना, या एक ही शहर में रहते हुए कुरियर से मेरा पसंदीदा तोहफा भेज देना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। एक रोमांटिक फिल्म जैसा। मैं उस फिल्म की नायिका और संजय मेरा हीरो। अच्छी लग रही थी मुझे अपनी जिंदगी। जबलपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं बेंगलोर जैसे बड़े शहर में आई थी तो एक घबराई हुई लड़की थी, या शायद आराम पसंद शहर की सुस्त सी लड़की जिसे किसी बात की कोई जल्दी नहीं थी। जिंदगी का एक बड़ा सा घूंट भर के देर तक उसका स्वाद महसूस करके फिर धीरे धीरे हलक से उतारना, ये मेरा स्वभाव था। लेकिन ये तो बड़ा शहर था, मेट्रो कल्चर। यहां सबको हर बात की जल्दी थी। सुबह से जिसको देखो वो दौड़ना शुरू कर देता और शाम को सूरज ढलने के बाद पस्त होकर पड़ जाता अगले दिन के इंतजार में। यानी दिन भर ट्रैफिक से उलझाव और कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए जिंदगी खर्च हुई जा रही थी। तभी मेरी मुलाकात संजय से हुई थी, बेंगलोर जाते समय ट्रेन में। मैं घर से लौट रही थी 10 दिन की छुट्टियां मनाकर। वो भी शायद किसी ऑफिशियल टूर से लौट रहा था, क्योंकि उसके पास एक पतला सा ब्रीफकेस और एक लैपटॉप बैग था बस। और उसके काले जूते, फॉर्मल ब्लैक शूज कौन पहनता है सफर में? आमने सामने बैठे हम अपनी अपनी पसंद की किताबें पढ़ते रहे। बाकी की 2 बर्थ में 55-60 की उम्र के 2 सज्जन बैठे थे। थोड़ी देर खामोशी से एक दूसरे को देखने समझने के बाद उनमें से एक ने दूसरे का अखबार लेने की इजाज़त मांगी, दूसरे ने लौंग इलायची ऑफर की, और फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराहट फेंकी और आपस में बात करने लगे। घर, परिवार, समाज से लेकर राजनीति तक और पर्यावरण प्रदूषण से लेकर एस्ट्रोलॉजी तक। यात्रा में दोस्ती करना कितना आसान होता है। कोई उम्मीद नहीं, कोई वादा नहीं, कोई शर्त नहीं। जिंदगी भी तो एक यात्रा है। काश हम उसमें भी इतने सहज और सरल तरीके से रिश्ते बना पाते। इन दोनों सज्जनों की बातचीत जोर पकड़ने लगी तो मैंने अपनी आंखें नॉवेल के अंदर और कस के गड़ा ली कि कहीं मैं बातचीत में शामिल न कर ली जाऊं। और ठीक वैसा ही संजय ने भी किया। मैंने नोटिस किया था। शायद उसने भी मेरा इरादा भांप लिया था, क्योंकि हमारी नजरें मिली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया था, शरारती सी मुस्कान। शायद मेरी उम्र के सभी लोग ऐसे ही हैं। दुश्मन बन गए तो बन गए, लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाने में 20 टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करते हैं। मुट्ठियां कस के रखते हैं, हाथ मिलाए भी तो कैसे। खैर, फेलो पैसेंजर्स आपस में बोले ना बोले, इससे इंजन को क्या। नियर टाइम पे ट्रेन बैंगलोर स्टेशन पे टिक गई थी। मैं सामान उठाने के लिए कुली ढूंढने लगी। मेरे अपने 2 बैग्स के अलावा माँ ने 2 और झोले नुमा बैग्स रख दिए थे। मेरी परेशानी देखकर संजय ने, जिसका मैं नाम अब तक जानती नहीं थी,
मेरा सामान उतार दिया। स्टेशन से बाहर निकलकर हम फिर टकराए और हमें जहां जहां जाना था वो अता पता बताकर हमने शायद टैक्सी बुक कर दी। आज भी उस दिन को याद करती हूं तो हंसी आ जाती है। पूरी टैक्सी में मेरा ही सामान भरा था। माँ ऐसे ही विदा करती थी मुझको। अगली बार घर आऊं तब तक खत्म ना हो उतना सारा सामान, यानी अचार, पापड़, सूखे मेवे, कितनी किस्म की मिठाइयाँ, नमकीन खुरमे, मठरियाँ, पापड़ी, चकली। कार में न ठीक से बैठने की जगह थी, न सांस लेने को ताज़ा हवा। हलवाई की दुकान जैसी खुशबू भरी थी। थोड़ी देर तक संजय गहरी सांस भरता रहा। मैं चुपचाप पैकेट्स अपनी तरफ खींचती रही। फिर पता नहीं क्या सोचकर थोड़ा हिचकते हुए एक डब्बा खोलकर मैंने उसकी तरफ बढ़ा दिया, जैसे कोई रिश्वत दे रही थी कि यार बर्दाश्त कर लो ना थोड़ी देर और। संजय ने मेरा ऑफर नहीं ठुकराया था। उस एक मठरी को खाने के बाद जब हम अलग हुए तो माँ के दिए पैकेट्स में 2 संजय लेके उतर गया था, और हाँ, मेरा फोन नंबर भी। ट्रेन में दिन भर बिना बोले पूरा सफर गुजार देने के बाद हमने उस शेयर्ड टैक्सी में कुछ घंटे क्या बिताए, हम तो दोस्त बन गए थे। पहली बार फोन संजय ने किया था। मैं एक झटके में पहचान गई थी कौन संजय। हम एक कॉफ़ी शॉप में मिले, फिर हम अक्सर मिलने लगे और तब से अब तक न जाने कितना कुछ शेयर कर लिया। दुखों को बांटकर आधा किया, खुशियों को दुगना भी किया। बड़ा आसान था उससे दोस्ती करना और उससे भी आसान था प्यार करना। हम एक दूसरे से एकदम अलग थे, लेकिन एक सा होना, प्यार में पड़ने की शर्त तो कभी भी नहीं रही ना। बल्कि मुझे उसका मेरे जैसा ना होना ही अच्छा लगा था। मुझ जैसी खामोश और गंभीर लड़की के लिए उसकी नॉन स्टॉप बातें जैसे रेगिस्तान में ओएसिस जैसी थीं, या जैसे किसी ने खाली गुल्लक को ढेर सारी खनकती रेजगारी से भर दिया हो, या अचानक किसी सूखे तने पर अंकुर फूट आए हों। मैं पता नहीं कब तक ऐसे ही कपड़ों के ढेर के बीच बैठी ख्यालों में डूबी रहती अगर मोबाइल न वाइब्रेट होता। एक मैसेज आया था। संजय होगा ये सोच के मैंने मोबाइल उठाया तो देखा अश्विनी का मैसेज था। समंदर वही पार कर सकता है जो किनारों को आंखों से ओझल कर देने का हौसला रखता है। मैं मुस्कुरा दी। सही वक्त पे सही बात कैसे कह देते हैं अश्विनी। अश्विनी पापा के बेस्ट फ्रेंड के बेटे और मेरे सबसे अच्छे दोस्त, और शायद गाइड भी। मैं मोबाइल हाथ में रखे रखे सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है मुझको। आज मेरा मन कैसी अजीब चाल चल रहा था। जिंदगी एक कदम आगे बढ़ाने जा रही थी और वो पीछे की ओर भाग रहा था। किनारा छोड़ना नहीं चाह रहा था। शायद जांच परख रहा था कि जो बीते दिनों फैसले लिए वो ठीक थे ना, और जो अब तक किया वो भी सही है कि नहीं। मैं और संजय ऊटी जाने वाले थे, एक ऐसी ट्रिप जिसका मुझे शायद बचपन से इंतजार था। एटलस में तमिलनाडु के नक्शे में लाल स्केच पेन से गोल घेरे में रखा वो नाम मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन था। होती होंगी स्विट्जरलैंड, पेरिस जैसी जगहें लोगों के ख्वाबों में, लेकिन अपनी उम्र के शुरुआती 20 साल जबलपुर में गुजार लेने के बाद ऊटी ही मेरे लिए चांद पर जाने के समान था। फिल्में देखती तो उनमें ऊटी को मैं झट पहचान जाती थी। वहां का तालाब और बोटैनिकल गार्डन मुझको बहुत आकर्षित करता था, और सबसे ज्यादा वो टॉय ट्रेन, फूलों भरी वादियों से गुजरती खिलौने जैसी ट्रेन मुझे किसी फैंटेसी कहानी के किरदार की तरह लगती थी, एकदम काल्पनिक। मैं तब से सोचती थी कि जिस दिन मेरी पहली तनख्वाह आएगी मैं उसी दिन ऊटी जाऊंगी। दिन भर पैडल बोट से लेक के चक्कर लगाऊंगी, शायद पेड़ों के इर्द गिर्द गाने भी गाने लग जाऊं। मुझे नौकरी करते हुए आज 4 साल हो गए। कोई 50 बार तनख्वाह ले चुकी हूं, लेकिन ऊटी का नंबर नहीं आया। सपने हमेशा सीधे और दब्बू बच्चों की तरह कतार में पीछे रह जाते हैं, और जरूरतें उन्हें तेज तर्रार बच्चों की तरह ठेल ठाल कर आगे निकल जाती हैं। पहले के कुछ महीने तो अपने खर्च के बाद जो भी बचता उससे कभी माँ के लिए कोई तोहफा ले लिया, कभी पापा के लिए। वो तोहफे जो उन्होंने इस्तेमाल करने की जगह सहेज के रख लिए, बेटी की पहली कमाई का टैग लगाकर। फिर महानगर के बड़े खर्चों से ही निपटती रह गई, यानी ऊटी की यात्रा ख्वाब ही बनी रही। जब एक दिन बातों बातों में मैंने संजय को अपने इस छोटे से सपने के बारे में बताया, पहले तो वो खूब हंसा। यार हद करती हो, अरे कम से कम सपने तो दिल खोल के देखा करो। मैंने सुस्त आवाज में कहा था,
इतना सा ख्वाब पूरा होता नहीं, बड़े बड़े कहां से देखूं। उस दिन उसने झटपट ऊटी का प्लान बना लिया था। कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, कितने दिन लगेंगे वगैरह सब कुछ। लेकिन मैंने ये कह के टाल दिया था कि ये जगह मेरे लिए स्पेशल है। ऊटी तक की जर्नी भी मेरे लिए बहुत खास होगी, किसी खास के साथ। यानी अपना हनीमून ऊटी में मनाना चाहती हो? संजय ने मुझको छेड़ते हुए कहा था। जवाब में मैं बस मुस्कुरा दी थी। न हाँ कहा था, न ना कह पाई थी। कमरे में अंधेरा हो गया था। मैंने उठकर लाइट जलाई और ऑफिस के रास्ते से पैक करवाए हुए इडली सांभर खाने की कोशिश की, लेकिन एक निवाले के बाद मन ही नहीं किया। फिर फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर बालकनी में आकर बैठ गई। 2 साल में संजय मेरे लिए बहुत स्पेशल बन गया था और अब 2 दिन बाद मुझे उसके साथ ऊटी जाना था। लेकिन मैं खुश क्यों नहीं थी? बड़े इंतजार के बाद हासिल हुई खुशी जैसी फीलिंग क्यों नहीं आ रही थी? मुझे संजय की बात याद आ गई कि अपना हनीमून ऊटी में मनाना चाहती हो। शायद वो ठीक ही कह रहा था। रात को संजय घर आया। मेरे उतरे चेहरे को देखकर सवाल जवाब करने लगा। मेरे गालों को थपथपाकर खुश रहने की नसीहतें देने लगा। मैंने उसकी बात को अनसुना किया और उसके करीब बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने तय कर लिया था कि जो मन में है उसको कह ही डालूं। ज्यादा सोचूंगी समझूंगी तो शायद कह ना पाऊं। संजय, हम शादी कर लें? मैं वाकई ऊटी अपने हनीमून पर ही जाना चाहती हूँ। द ट्रिप इज रियली स्पेशल टू मी। अब से नहीं, बचपन से। मैं पता नहीं कैसे ये सब बोल गई, जैसे किसी परियों की कहानी की पात्र बन गई थी। और मैंने एक लड़की होते हुए संजय को प्रपोज कर दिया था। समाज की एक परंपरा तोड़ दी थी शायद। संजय मुझे एकटक देखता रहा। उसकी आंखों में मुझे हैरानी और परेशानी के भाव दिखने लगे। मैंने बहुत खोजा, लेकिन वहां प्यार नहीं दिख रहा था। वो अचकचाकर यहां वहां देखने लगा और बोला, शादी? ऐसे कोई करता है शादी? हैव यू गॉन मैड? संजय के चेहरे के रंग बदल रहे थे। ये रंग बड़े अनजान थे, मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। मैंने उसकी ओर ताकते हुए फिर पूछा, ऐसे यानी कैसे? या तुम कहो, कैसे करना चाहते हो शादी? संजय उठकर खड़ा हो गया और बोला, आई एम नॉट रेडी प्रिया, नॉट येट। 2 दिन बाद हमें ऊटी जाना था। मैंने शादी की कोई शर्त नहीं रखी थी, वो तो बस एक प्रस्ताव था। लेकिन शायद संजय ने उसको एक शर्त मान लिया था और उस दिन मैं बैंगलोर स्टेशन पर खड़ी रही, लेकिन वो नहीं आया। न उसका कोई फोन, न खबर। जब मैंने उसका नंबर लगाया तो वो स्विच्ड ऑफ था। ऊटी जाने वाली जिस ट्रेन में मेरी और संजय की बुकिंग थी, वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आई और फिर चली गई। मैंने इंतज़ार किया था उस ट्रेन के आने का। मैं रुकी रही थी उसके आखिरी डब्बे के निकल जाने तक। फिर आसपास नज़र दौड़ाई और सामान उठाकर स्टेशन से बाहर निकल आई। प्रिया, प्रिया, ठहरो। मैं पलटी। नहीं, कोई नहीं था। ये मन भी ना आवाजें गढ़ लेता है, सुन लेता है वही जो हम सुनना चाहते हैं। मैं हंस दी। कुछ वैसी हंसी जैसी नर्मदा के घाट पर पत्थरों के बीच यूं ही कुछ ढूंढती बिखरे बालों वाली एक पागल हंसती थी। ऐसे जैसे उसने कुछ पा लिया हो उन कंकरों के ढेर में। फिर वो अपने खाली हाथ अपने पल्लू से पोंछती और चल देती। मेरी हंसी वैसी ही थी जो होठों तक आकर ठहर गई थी, जिसका आंखों से कोई वास्ता नहीं था। एक बावरी सी हंसी। मैं घर आकर बहुत देर आंखें बंद किए बैठी रही, लेकिन बंद आंखों से भी आंसू बहते रहे। संजय से पहली मुलाकात से लेकर अब तक की हर बात याद आती रही। पूरी रात ऐसे ही निकाल दी। सुबह मैंने अपना सामान खोला नहीं, बल्कि बाकी का सामान भी पैक करने लगी। जिंदगी में कुछ सख्त फैसले लेने का दौर था। मुश्किल तो बस ये थी कि मन को सख्त फैसले तब लेने पड़ते हैं जब वो अपने सबसे कमजोर हाल पर होता है, सबसे अकेला, सबसे मायूस। मुझे लगा अश्विनी को फोन कर लूं।
कुछ न कुछ उनके पास ऐसा कहने को जरूर होगा जो मेरे मन के कुहासे पर खिली धूप बनकर बिखर जाएगा। लेकिन मन घोंगे जैसा खुद में सिमटना चाहता था। आखिर मैंने एक लंबी छुट्टी की एप्लीकेशन टाइप करके अपने मैनेजर को मेल कर दी और फिर अगले दिन की जबलपुर के लिए बुकिंग खोजने लगी। सब कुछ छोड़कर लौट जाने की जल्दी हो रही थी मुझको। शादी की बात पर संजय के बदलते हाव भाव मेरी आंखों के आगे नाच रहे थे। मुझे उसके इनकार पर ऐतराज नहीं था, लेकिन मेरी आंखों ने अनकहा पढ़ लिया था। उनमें एक भी हर्फ ऐसा नहीं था जिससे मुझे मोहब्बत पर यकीन होता। पता नहीं क्यों मैं ये सब पहले नहीं देख पाई। उसके मौज मस्ती वाले स्वभाव पर मैं इस कदर कुर्बान थी कि ये भी नहीं समझ सकी कि मैं भी उसके खेल का हिस्सा हूं। अब ये शहर मुझे काटने को दौड़ रहा था। मैं भाग जाना चाहती थी इस घर से, इस शहर से, या शायद मैं सच से भागना चाहती थी। 2 दिन बाद मैं माँ और पापा को बताए बिना ही सीधे घर पहुंच गई। सुबह के 8 बजे थे, यानी पापा अभी अभी लॉन में पानी देकर भीतर गए होंगे। माँ को दूसरी चाय का कहकर अब उनके अखबार खंगालने का टाइम था। मैंने घास पर नजर डाली और अपनी चप्पल उतारकर उस पर चलने लगी। तलवों पर नर्म ठंडा स्पर्श बड़ा अच्छा लग रहा था। घर होता ही ऐसा है, एक नर्म एहसास। मेरी आंखों के किनारे गीले हो गए। मुझे लगा एक बार खुलकर रोना बहुत जरूरी है। शायद तभी मन शांत होगा। प्रिया, माँ की आवाज से मैं चौंक गई। तू कब आई? बताया भी नहीं। पापा स्टेशन लेने आ जाते। और बताया क्यों नहीं वैसे? माँ आदतन सवालों पर सवाल दागती जा रही थी। मैंने माँ को गले लगा लिया और चुपके से अपनी आंखें पोंछ ली। अपनी तकलीफ सहना मेरे लिए आसान था, लेकिन मेरी वजह से माँ और पापा को अगर तकलीफ हो, यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। पापा अपने फेवरेट कोने में बैठे टीवी और अखबार दोनों की खबरों का साथ साथ मुआयना कर रहे थे। उनके बगल में रखी टेबल पर एक बड़े से कप में अदरक और तुलसी वाली चाय रखी थी और उसी टेबल पर एक फोटो फ्रेम भी था जिसकी न कभी जगह बदली गई न फोटो। उसमें मेरी और माँ पापा की तस्वीर थी, मेरे पहले जन्मदिन की। सफेद लेस वाली फ्रॉक पहने मैं और मेरे फूले हुए गुलाबी गालों को चूमते वो दोनों। मुझे फिर से बच्चा बन जाने का लालच होने लगा। मैं चुपचाप पापा के पास पहुंची और पीछे से उनकी आंखों पर अपनी ठंडी हथेलियां रख दी। प्रिया, पापा उछल के खड़े हो गए। ये लड़की कहां से आई? पापा ने मेरी जगह मां से सवाल किया। हमेशा की तरह उनको शक हुआ कि मां जानती होंगी कि मैं आ रही हूं और उनको नहीं बताया गया होगा। कहां से आई का क्या मतलब पापा? जहां गई थी वहीं से आई हूं, बैंगलोर टू जबलपुर वाया संघमित्रा एक्सप्रेस। मैंने पापा के कप से गर्म चाय का बड़ा सा घूंट भरा और उनके पास आकर बैठ गई। कितनी अच्छी फीलिंग थी। घर, माँ, पापा और हलक से उतरती गर्म चाय। मेरी आंखें शायद फिर मुझे धोखा देने पर उतारू थीं। पलकों के किनारे गीले होने लगे थे। मैं झट से उठी और अपने कमरे की तरफ भागी। अभी आई पापा, जरा सा हाथ मुंह धोआऊं। पीछे से पापा की आवाज आई, ओए शेरनियां भी कोई मुंह धोती हैं? किसी हवन के खुशबूदार धुएं की तरह माँ पापा की हंसी घर में फैल गई। कितना प्यारा साथ है दोनों का। जीवन साथी ऐसा ही हो जो आपको न सिर्फ प्यार करे बल्कि जिसके साथ आप बात बेबात हंस सकें, रो सकें। वरना शादी ही क्यों करना? मैं मुंह धोने लगी तो गले में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ। जी बुरी तरह मितलाने लगा। मैंने ठंडे पानी के छींटे चेहरे पे मारे और वहीं स्टूल पर बैठ गई। थोड़ी देर में उठकर आईने में अपनी शक्ल देखकर खुद घबरा गई। आंखों के नीचे स्याह झाइयां पड़ी हुई थीं, होंठ पपड़ा गए थे। ये कैसी सूरत लेकर मैं घर आई थी और ऐसी सूरत हो क्यों गई मेरी? मैं संजय से अलग होने का मातम तो नहीं मना रही थी। नहीं, मुझे दुखी करने का अधिकार मैंने कभी किसी को नहीं दिया था। मैंने आईने में देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। चेहरे पर हल्के मेकअप का पैबंद लगाया और बाहर निकल आई। माँ पापा वहीं बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे अचानक आने पर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे सरप्राइज मैं देती रहती थी।
लेकिन मैं बच रही थी उस सवाल से जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। फिलहाल तो नहीं था। माँ पता नहीं कब मेरे लिए कॉर्नफ्लेक्स और दूध ले आई, ढेर सारे फल और ड्राई फ्रूट्स डालकर। उन्होंने बड़ा सा बोल मुझको थमाते हुए पूछा, तू इतनी कमजोर क्यों लग रही है प्रिया? रो के आई है या पिछली रात सोई नहीं है? मैंने कॉर्नफ्लेक्स में पड़े बादाम को चबाते हुए कहा, क्या? माँ की आवाज में थोड़ी सी तलखी, थोड़ी सी फिक्र मिल गई। क्या बेटा, हमें तुझको इस तरह देखने की आदत नहीं है, बता ना क्या हुआ? संजय से झगड़ के आई है क्या? माँ ने पूछा। मैं थोड़ी देर उनको फिर पापा को देखती रही। मेरी जिंदगी के दो सबसे खास लोग, जिनसे आज तक मैंने कुछ नहीं छिपाया, जिन्होंने मुझे वो सब दिया जो मैंने चाहा, मैंने मांगा, और वो भी दिया जो मैंने नहीं मांगा। मुझे चुप देखकर पापा ने अपना हाथ मेरे कंधे के आसपास लपेटकर मुझको करीब कर लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद इसी कंफर्ट, इसी गर्माहट की मुझको जरूरत थी। पापा, माँ, मैंने थोड़ा हिचकते हुए कहा। मैं और संजय अब अलग हो गए हैं। हमारा ब्रेकअप हो गया है और मैं भी फिलहाल जॉब भी नहीं ज्वाइन करना चाहती। प्लीज पापा, मैंने गुजारिश की। उन्होंने मेरे माथे को चूम लिया। मैं उनकी गोद में सर रख के जी भर के रो ली। बहुत कुछ था मेरे भीतर जो बाहर निकलने को मचल रहा था। मैंने हिम्मत करके उस दिन की हर बात माँ और पापा को बता दी। माँ मेरी पीठ सहलाती रही। दोनों चुपचाप सुनते रहे, बिना कुछ कहे। रात को मैं भी वहीं उनके पास ही सो गई थी, एक बच्ची बनकर। मुझे यहां आए 1 महीना हो गया था, लेकिन संजय ने कभी कांटेक्ट नहीं किया। माँ पापा भी उसकी कोई बात नहीं करते। पापा कहते, फॉरगेट हिम, फॉरगेट द पास्ट। मैं भी वही तो चाहती थी। संजय की कुछ तस्वीरें मोबाइल पर थीं, उनको भी मैंने डिलीट कर दिया। उसके तोहफे, उसकी दी हुई घड़ी, सब नर्मदा के घाट पर बैठे जरूरतमंदों को दे आई। फिर भी सब कुछ पहले जैसा कहां हो पाया। किताब का कवर बदल देने से उसके भीतर की कहानियां थोड़े बदल जाती हैं। एक सुबह मैं उठी तो माँ किचन में घी की कढ़ाई चढ़ाए गुलाब जामुन तल रही थी। कौन आ रहा है माँ? मैंने चाशनी में उंगली डुबोकर चाट ली। अश्विनी आ रहा है अपनी बच्ची के साथ। माँ ने खोए की लोई को हथेलियों के बीच मसलते हुए कहा। ओह अच्छा, कैसे हैं वो? मैंने कढ़ाई में झारा चलाते हुए पूछा। उनकी पत्नी की मौत के बाद शायद वो पहली बार हमारे घर आ रहे थे। उस वक्त हम सब गए थे उनसे मिलने, और लौटकर भी न जाने कितने दिन तक सब उदास रहे थे। घर में हमेशा उनका और उनकी बेटी का जिक्र ही छिड़ा रहता। अश्विनी, पापा के दोस्त के बेटे, मुझसे कोई 7-8 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी मैं उनके बहुत करीब थी। बचपन में, या यूं कहिए कि लड़कपन में, मैं उनसे माँ पापा की खूब शिकायतें करती थी। उनके कहने पर मेरी कई नाजायज बातें मान ली जाती थीं। अश्विनी बहुत ही गंभीर और कम बोलने वाले थे, तकरीबन मेरे जैसे। दोपहर को अश्विनी आए और उनके साथ उनकी 2 साल की प्यारी सी बच्ची, गहरी काली आंखों वाली, सबको टुकुर टुकुर ताकती। जरा सा गालों को हाथ लगाओ और किलक के हंस पड़ती। एक बहुत ही नायाब खिलौना। और अश्विनी एकदम पहले जैसे। मुझे देखते ही हाथ बढ़ाकर हल्का सा गले से लगाया और पूछा, कैसी हो? लुकिंग वीक। मैं मुस्कुराकर यहां वहां देखने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी आंखों में लिखा पढ़ ले। दिन भर हम बातें करते रहे, बीते दिनों की बातें। बस संजय का जिक्र हम में से किसी ने नहीं किया, अश्विनी ने भी नहीं, जबकि मैं जानती थी कि वो सब कुछ जानते हैं। रात को मैं माँ के पास ही सोई। मेरा कमरा अश्विनी को दे दिया गया था। कमरे की बत्तियां बंद होते ही पापा के धीमे खर्राटे सुनाई देने लगे। माँ ने मेरी तरफ करवट की और बोली, अश्विनी से शादी कर ले प्रिया। देखा भाला शरीफ लड़का है और उसकी बच्ची को माँ की भी जरूरत है। मैं चौंक कर उठ बैठी। शादी? किसने कहा माँ कि मुझको शादी करनी है? माँ मेरे तेवर को अनदेखा करके शांत लहजे में बोली, अश्विनी ने कहा उसको शादी करनी है तुझसे, और तुझे वो पसंद भी है ना?
मैं हैरान थी। अश्विनी बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनकी बच्ची भी उतनी ही प्यारी थी। उनके साथ जिंदगी का ख्याल बुरा नहीं था, लेकिन 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 मैं नहीं करना चाहती थी शादी, किसी से नहीं, अश्विनी से भी नहीं। वो 3 दिन हमारे साथ रहे और मैं हर पल असहज होती रही, शादी की बात को टालती रही और वो बिना मेरा जवाब लिए चले गए। जाने के बाद कभी कभार फोन आते रहे, मैं हाँ हूं करते हुए बात करती, लेकिन मन कहीं और ही भटकता रहता। बहुत उलझे हुए दिन थे ये, जैसे रूठ गई हो जिंदगी मुझसे। एक दिन पापा ने मुझको अपने पास बुलाकर बिठाया और सीधे सवाल किया। उनकी घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं थी। वो बोले, प्रिया, अश्विनी से बेशक तुम शादी मत करो, लेकिन कारण तुम्हें बताना होगा। क्या वो पहले से शादीशुदा है इसलिए, या उसकी बेटी है इसलिए, या तुम संजय को अभी भी अपने से अलग नहीं कर पा रही हो? मैंने हिम्मत करके पापा की आंखों में देखा। मुझे लगा कोई संकरी गली नहीं मिलेगी जहां मुड़कर मैं सबकी नजरों से ओझल हो जाऊं, खुद को बचा जाऊं। मैंने मां की गोद में सर रख दिया और उनको बता ही दिया कि क्या वजह है मेरे इनकार की। मां, आई एम प्रेग्नेंट। मेरे कहे शब्द कमरे की सफेद दीवारों से टकराकर मेरे कानों तक वापस आ रहे थे। प्रेग्नेंट? व्हाट? क्या कहा तूने? मां मेरे कंधे पकड़ के झकझोरने लगी, जैसे उनके ऐसा करने से मैं अपना कहा बदल डालूंगी, जैसे जोर से हिलाने से डालियों के सूखे पीले पत्ते झड़ जाया करते हैं। हाँ मां, मैंने अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा। मां ने मेरा कंधा छोड़ दिया और धम से पास पड़े सोफे पर बैठ गई, जैसे पस्त होकर हार मान ली हो किसी खिलाड़ी ने। फिर शांत कमरे में मां की सिसकियां भरने लगी। किसी को रोते देख रो पड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं अपने हिस्से का पिछले 1-1.5 महीने में रो चुकी थी। मैंने सूनी आंखों से पापा की तरफ देखा। हमारी नजरें टकराईं। वो मुझे ही देख रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर मेरी हथेलियां थाम ली। बोले, संजय जानता है? मैंने ना में सर हिला दिया। पापा बोले, तुम ये बच्चा चाहती हो? बिना संजय के, बिना शादी के? मैंने हाँ में सर हिलाया तो मां बिखर गई। पागल हो गई है क्या? पूरी जिंदगी ऐसे गुजारेगी, और ये जानते हुए तुझसे कोई शादी के लिए भी राजी नहीं होगा, शायद अश्विनी भी नहीं। मैं सर झुकाए बैठी रही। मां की हर बात सच थी। क्या कहती, किस बात पे झगड़ती, बहस करती? फिर मां ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, देख प्रिया, हमने बचपन से तेरी हर बात मानी है, अब तुझे हमारी बात माननी होगी। मैंने धीरे से गर्दन हिलाई। और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मां बोली, एक, तुझे अश्विनी से शादी के लिए हां करनी होगी, और दूसरा कि यह बात उसको बिल्कुल पता न लगे। मैंने हैरान होकर मां को देखा। कैसी बात कर रही हो मां? जिंदगी के सबसे खास रिश्ते की शुरुआत मैं धोखे से करूं, और कर भी दूं तो यह बात छिपाने वाली है क्या? मां, मेरे भीतर एक नन्ही सी जान है जो 9 महीने बाद बाहर आएगी इस दुनिया में। कहां छिपाऊंगी उसको? मां की आंखों से फिर 2 बूंदें लुढ़क आईं। वो धीमी आवाज में बोली, जैसे वो खुद भी अपना कहा सुनना नहीं चाहती हूं, हम जल्दी से शादी कर देंगे, फिर ये बच्चा अश्विनी के बच्चे के रूप में ही इस दुनिया में आएगा। क्या? मैंने चौंक कर मां को देखा। क्या हो गया था मेरी उसूल पसंद मां को? कहां चली गई थी उनकी सच कहने वाली नसीहतें? अपने बच्चों के लिए मां बाप कितने स्वार्थी हो जाते हैं, ये मैं आज महसूस कर रही थी। मैं एक झटके से उठी और भागते हुए अपने कमरे में आ गई। मां के शब्द मुझको नश्तर की तरह चुभ रहे थे। धोखा पाने का दर्द मैं अच्छी तरह जानती थी, फिर खुद ये काम कैसे करती? मेरा सर दर्द से फटने लगा था। मां और पापा मुझे आवाज देते रहे, लेकिन मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मेरे सरहाने पर अश्विनी और उनकी बेटी की तस्वीर रखी थी। मां ने लगाई थी। 3 दिन के लिए ही सही, लेकिन मेरा यह कमरा उनका कमरा था। मैं फ्रेम की तरफ पीठ करके लेट गई। ऐसा लगा जैसे तकिए से बेबी पाउडर की हल्की खुशबू आ रही है। मैंने सांस अंदर खींची और आंखें बंद कर ली। अगले दिन सुबह मां के दरवाजा खटखटाने से नींद खुली।
उठ के बाहर आई तो माँ तैयार दिखी, जूड़े में कसे बाल, कलफ लगी साड़ी और एक बड़ा सा बैग। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं जानती थी कि वो खुद ही कहेंगी। अखबार पलटते हुए मैं चाय पीने लगी। माँ बोली, तैयार हो जाओ प्रिया, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने घबरा के माँ को देखा। क्या हो माँ, आप ठीक हो? पापा, उनको कुछ हुआ? कहाँ है पापा? माँ ने मेरी कलाई पकड़ ली। हम तुम्हारे लिए जा रहे हैं प्रिया, तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। नहीं देना चाहिए बेटा। मैंने और पापा ने रात भर सोचा, बस ये बच्चा न रहे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, एकदम ठीक। मैंने धीरे से अपनी कलाई छुड़ा ली और वापस अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से बड़ी देर तक माँ की सिसकियां और पापा के खांसने की आवाज आती रही, लेकिन न उन्होंने दरवाजा खटखटाया और न मैं बाहर आई। शाम को जब आखिरकार मेरा उनका सामना हुआ तो बोले, 2 दिन बाद हम मुंबई जा रहे हैं। अश्विनी चाहता है कि सब वहां एक साथ रहेंगे तो तुम संजय को भूल पाओगी, बेटर फील करोगी। हम भी यही चाहते हैं। पापा की आवाज कांप रही थी। वो बड़ी उदास लेकिन हसरत भरी नजर से मुझको देख रहे थे। उनकी आंखों का गुरूर पता नहीं कहां चला गया था। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। इतना प्यार देने वाले माँ बाप के सामने मैंने ऐसे हालात कैसे खड़े कर दिए थे। कितना गर्व था उनको अपनी प्रिया पर, और आज शायद वो मेरी वजह से शर्मिंदा है, परेशान है, कितने दुखी हैं दोनों। मैं पापा के गले लग गई। जैसा आप कहें पापा, हम चलेंगे मुंबई। मैं अपना सामान पैक करने लगी। शायद मैं वाकई जाना चाहती थी। जिंदगी में कितनी बार ऐसे मौके आए थे जब मैंने खुद को हारा हुआ महसूस किया था। तब अश्विनी ने ही मुझे खुद पर यकीन रखना सिखाया था। देखती हूं इस बार वो कितना सफल होंगे। 2 दिन बाद हम मुंबई जाने वाली ट्रेन में थे। सबके मन में कुछ न कुछ चल रहा था, लेकिन ऊपर से सब खामोश थे और सहज दिखने की कोशिश में लगे थे। ट्रेन के कंपार्टमेंट में पकवानों की, घी की खुशबू तैर रही थी। माँ ने अश्विनी के लिए ढेर सारी चीजें बना के पैक करी थी, ठीक जैसे मेरे लिए करा करती थी। मैं उनको ज्यादातर संजय के घर छोड़ देती थी और वो बड़े शौक से खाता था। अश्विनी भी माँ की कुकिंग के फैन थे। उनके हाथ की बनी चीजें खाकर उनकी तारीफ में खूब कसीदे पढ़ते। मैं सोचने लगी कि संजय ने कभी माँ की तारीफ नहीं की। वो अलग था, अश्विनी से अलग, मुझसे अलग। मुंबई तक का करीब 17-18 घंटे का सफर ऐसे ही ख्यालों में उलझते हुए गुजर गया। मैं कभी अश्विनी को याद करती, कभी उनकी बेटी को, कभी अपने भीतर किसी जान के पलने को महसूस करती। कुछ महसूस नहीं हो रहा था, कोई बाहरी बदलाव नहीं था, पर शायद मेरे भीतर कुछ बदल रहा था। अजीब कश्मकश थी। मन भी डांवाडोल हो रहा था कि मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूं या नहीं। कभी लगता कि ये बच्चा संजय का है, इसको मैं क्यों पालूं? लेकिन दूसरे ही पल मेरा मन कहता कि ये मेरा बच्चा है, मेरा अंश। मुंबई स्टेशन पर भीड़ के बीच दूर से आते अश्विनी दिखाई दिए। हमें देखकर वो दौड़ते हुए करीब आ गए। रेलवे प्लेटफॉर्म के शोर में कुछ कहने सुनने की गुंजाइश तो थी नहीं। हम बस सामान उठाए अश्विनी के पीछे चल दिए। कार में हमारा सामान जमाने के बाद उसने माँ और पापा को पीछे बिठाया और आगे का दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया। मैंने बैठने के पहले एक बार उनके चेहरे की तरफ देखा। एक गंभीर सूरत के सिवा कुछ नजर नहीं आया। थोड़ी देर में कार मुंबई की सड़कों पर भाग रही थी। कार स्टीरियो पर मेरी पसंद के गाने बज रहे थे। अश्विनी मेरे बारे में सब जानते थे, लेकिन याद भी रखेंगे ये मैं नहीं जानती थी। थोड़ी देर सबके हालचाल पूछने के बाद वो बोले, आप लोगों के लिए मैंने कंपनी का गेस्ट हाउस बुक करवा दिया है। मुझे लगा शायद प्रिया मेरे घर में कंफर्टेबल ना फील करे। कार में चुप्पी छाई रही, कोई कुछ नहीं बोला। अश्विनी ने गर्दन घुमाकर पापा की तरफ देखा और पूछा, ठीक किया ना अंकल? पापा कुछ बोलते उससे पहले मैंने कहा, थैंक्स अश्विनी, थैंक्स सो मच। अश्विनी मुस्कुरा दिए। मुंबई में हमें 1 सप्ताह होने आया था। इन 6-7 दिनों में अश्विनी रोज मुझको बाहर ले जाते। कभी माँ पापा साथ होते, कभी उनकी बेटी साथ होती और कभी हम अकेले ही चले जाते। मैं उनको बचपन से जानती थी, लेकिन फिर भी इन दिनों बहुत असहज महसूस करती थी।
उनके शादी के प्रस्ताव ने उनसे दोस्त होने का हक जैसे छीन लिया था। हाँ, उनकी बेटी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था और उसका होना मुझको अपने बच्चे से और ज्यादा जोड़ने लगा था। अश्विनी भी उसकी खूब देखभाल करते, उसके डायपर बदलना, वक्त पे खाना देना, उसके नाखून काटना, 2 छोटी छोटी चोटियां बनाना, सब कुछ उनको करते देखना मुझे बहुत भला लग रहा था। हमारी शादी के बाद वो ऐसे ही मेरे बच्चे की भी देखभाल करेंगे, ये ख्याल मुझे अच्छा लगने लगा था। उनको देख देख कर ही मैं भी उनकी बेटी को समझने लगी थी कि कब उसको भूख लगी है या कब शायद उसके कानों में दर्द हो रहा हो। बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस था एक बच्ची के साथ बच्चा बन जाना, उसको अपनी पीठ पर, कंधे पर बिठाना, उसके साथ तोतली जबान में बोलना, लोरियां गाना, जीभ बाहर निकालकर चिढ़ाना। मुझे माँ बनना अच्छा लगने लगा था और अश्विनी का साथ भी। एक शाम हम समंदर के किनारे बैठे चुपचाप आती जाती लहरों को देख रहे थे। लहरों के साथ सीपियां आकर पैरों की उंगलियों में उलझ रही थीं। अश्विनी ने एक सीपी उठाकर मेरी हथेली पर रख दी। मैंने सवालिया नजर से उनकी तरफ देखा। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मान लो इस सीप में एक मोती है। मैं हंस दी और बोली, मान लिया, और ये भी मान लो कि वो मोती किसी अंगूठी में जड़ा है। अश्विनी ने मेरी अनामिका उंगली को पकड़ते हुए कहा। मैंने चौंक कर उनकी आंखों में झांका। एकदम संजीदा गहरी आंखें। मैं धीरे से बुदबुदाई, मान लिया। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोले, मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने का ख्याल तुमको कैसा लगता है? अगर मुझसे शादी करने कहूं तब? मैंने अपनी ओर आती एक लहर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ चलो वो भी मान लिया। अश्विनी मुस्कुरा दिए, कुछ कहा नहीं, बस उनकी उंगलियां मेरी हथेलियों के इर्द गिर्द और कस गईं। मेरे उस इकरार के बाद जैसे अश्विनी एकदम बदल गए। इतना खुश मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा था। आईने में अपना अक्स देखती तो मुझको भी लगता कि शायद मैं भी उतना ही खुश हूं। दोस्त तो हम पहले से थे, लेकिन अब हम अलग तरह की बातें करने लगे थे, थोड़ा थोड़ा प्रेमियों जैसी बातें। मैंने अश्विनी को बताया कि कैसे मैंने ऊटी घूमने का एक सपना अब तक पाल रखा है, एक सपना जो पूरा होते होते रह जाता है। अश्विनी मुस्कुराकर मेरी हर बात सुनते, बस कहते कुछ नहीं। हम आने वाले दिनों की बात करते तो उनकी बातों में मैं होती, वो खुद होते और उनकी बिटिया। लेकिन मेरे ख्यालों में हम 3 नहीं 4 लोग होते। अश्विनी, उनकी बेटी, मैं और मेरा होने वाला बच्चा। वो बच्चा जिसके बारे में अश्विनी को जरा भी खबर नहीं थी। मैं भीतर ही भीतर कांप जाती। अगले महीने हमारी शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी। सब खुश थे, लेकिन मेरा मन बहुत डगमगा रहा था। जिस दिन हमें वापस जबलपुर लौटना था, उससे पहले की शाम अश्विनी मुझे मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर ले गए। भक्तों की भीड़ के बीच वो लगातार मेरा हाथ थामे रहे, कस के। कपूर का धुआं, अगरबत्ती और फूलों की मिलीजुली खुशबू और लगातार बजती घंटियों की आवाज। पता नहीं क्यों मेरा मन बेचैन होने लगा था। मैंने अश्विनी का हाथ खींचा और बाहर आ गई। वो मेरे माथे पर छलक आई पसीने की बूंदें देखते रहे, पर बोले कुछ नहीं। लौटते समय कार में उन्होंने फिर वही मेरी पसंदीदा सीडी लगा दी। मैंने गाने का वॉल्यूम जरा सा कम किया और बिना उनकी तरफ देखे कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो भी मेरी तरफ देखे बिना बोले, हाँ कहो। अश्विनी, आई एम प्रेग्नेंट। मैंने अपने भीतर की सारी हिम्मत बटोर कर कह ही दिया। अश्विनी ने मुझे चौंक कर देखा। मुझे लगा स्टीयरिंग पे उनका हाथ और कस गया, नसें उभर आई थी। उन्होंने सीडी बंद कर दी। कार में चुप्पी छा गई। 10 मिनट बाद वो मुझको गेस्ट हाउस के सामने उतार कर बिना कुछ कहे, बिना मेरी तरफ देखे वापस चले गए। मुंबई की उमस भरी रात थी। अश्विनी मुझे गेस्ट हाउस के बाहर छोड़ के चले गए थे। मैं हैरान नहीं थी, ये तो होना ही था। मैं पता नहीं कितनी देर दूर जाती उनकी कार को देखती रही। ऐसे लगा जैसे जिंदगी मुझसे दूर जा रही हो। एक सच ने पहले मुझे संजय से दूर किया और
अब दूसरे ने अश्विनी से। मेरा मन किया कि मैं जोर जोर से रोऊं या चीखूं, चिल्लाऊं या खुद को कोसूं कि मैंने सच कहा ही क्यों। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये क्या हो रहा था मुझे? अश्विनी का रिजेक्शन मुझे इतना क्यों परेशान कर रहा था? मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन पिछले 7 दिनों में कुछ तो था जो बदल गया था। शायद मैं ही बदल रही थी। मेरा मन अश्विनी की तरफ झुकने लगा था। मैं वहीं चक्कर खाकर गिर जाती, उससे पहले मैं दौड़ती हुई अंदर चली गई। माँ टीवी देखते हुए सेब काट रही थी। पापा अखबार लिए शेयर मार्केट और सेंसेक्स का गुना भाग कर रहे थे। मैंने अपने कंधे पे लटका पर्स टेबल पर पटक दिया और माँ की गोद से प्लेट उठाकर अपना सर रख दिया। माँ ने मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए पूछा, क्या हुआ प्रिया? मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और सर ऊपर उठा लिया और कहा, कुछ नहीं हुआ माँ, बस थक गई हूं बहुत। माँ ने मेरा माथा चूमा और सेब का एक टुकड़ा मुझे भी पकड़ा दिया। अब तक पापा ने टीवी बंद कर दिया था। वो उठकर मेरे पास आए और कुछ देर मेरे चेहरे को देखते रहे। बोले, तुमने अश्विनी को बच्चे के बारे में बता दिया ना? मैंने चौंक कर पापा की तरफ देखा। वो जान गए थे। मेरा अनकहा वो यूं ही समझ जाते थे, हमेशा से, बचपन से। मैंने अपराधियों की तरह नजरें झुका ली। कभी कभी सच कह देना भी अपराध जैसा ही दिखाई देता है। पापा ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया और बोले, अच्छा किया, कहना चाहिए था। सच को छुपाना भी झूठ बोलने जैसा ही है। मैं पापा के कंधे पर सर टिकाए बहुत देर तक रोती रही। मैं जानती थी कि पिता के कंधे सोख लेते हैं आंसुओं का सारा नमक। अगले दिन हमें वापस लौटना था। अश्विनी ने गाड़ी भेज दी जो हमें स्टेशन तक छोड़ आए। मैं सुन रही थी कि उन्होंने पापा को फोन किया कि वो बहुत बिजी हैं, नहीं आ पाएंगे उनको विदा करने। मैं सुन रही थी और भी बहुत कुछ जो उन्होंने नहीं कहा, न मुझसे न पापा से। जो मन में हो उसे कह देने में बहुत हौसला लगता है। ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मुंबई से जबलपुर तक का सफर एकदम खामोशियों में गुजरा। मैं, पापा और माँ अपने अपने मन में लंबी यात्राएं करते रहे। हमारे अपने रास्ते थे, अलग अलग। मैं सोचती रही अश्विन से मेरी दोस्ती के बारे में, बचपन से आज तक। मुझे लगा अगर उसने शादी का प्रस्ताव न रखा होता या मैंने वो प्रस्ताव न माना होता तो हम आज भी दोस्त होते। तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता कि कभी मैंने संजय से प्यार किया, फिर उससे अलग हुई या मैं अनब्याही माँ बनने वाली हूं। मुझे यकीन था कि वो मुझको बिना शर्त सपोर्ट करते रहते, हमेशा एक दोस्त की तरह। पापा शायद अपने दोस्त यानी अश्विनी के पिता को याद करते रहे कि क्या वो होते तब भी ऐसा ही होता या उनके होने से हालात बदल जाते। और माँ, वो तो बार बार मुझसे और पापा से छिप छिप कर अपनी डबडबाई आंखों को पोंछती रहीं। माँ कुछ भी मन में नहीं रख पाती हैं। वो ट्रेन की खिड़की से बाहर ताकते हुए बोली, काश कि हम पहले ही उम्र के फर्क को अनदेखा कर देते। अश्विनी से प्रिया की शादी कर देते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। मैं हंस पड़ी। माँ, जब अश्विनी की शादी हुई तब वो 27 साल के थे और मैं शायद 19 की। मैंने पढ़ाई भी नहीं पूरी की थी। तो क्या हुआ? उम्र का फर्क तो उतना ही था ना जितना अब है। माँ ने जिरह करते हुए कहा तो मैं बिना जवाब दिए गोद में रखी किताब को खोल कर पढ़ने लगी। माँ के अपने तर्क थे, हर माँ की तरह, इमोशनल बट इलॉजिकल। मैंने सामने खुली किताब के पिछले 2 पन्ने देखे। पता नहीं क्या लिखा था, शायद बिना पढ़े पलटा दिए। दोबारा पढ़ने की कोशिश की तो अक्षर बड़े होने लगे और चेहरे बनकर नाचने लगे। आंखों के सामने कभी संजय का चेहरा आ जाता जो शादी के नाम पर कैसा बिगड़ गया था। ये वही संजय था जो मुझको अपनी जिंदगी कहता था। और कभी अश्विन का चेहरा जो बच्चे की बात सुनकर पत्थर की तरह हो गया था। ये वही अश्विनी थे जो मेरी हर बेवकूफी को हंस के टाल जाते थे, मेरी सफलताओं पर पीठ थपथपाते थे, जो मेरे फैसलों पर नजर रखते थे, मुझको सही गलत भी समझाते थे, जो कभी मेरी बेबाकी और ईमानदारी के कायल थे। मैंने बैग से अपना मोबाइल निकालकर टटोला कि कहीं कोई मैसेज न हो अश्विनी का, कि हम ट्रेन में बैठ गए या नहीं, सफर में सब ठीक ठाक है या नहीं,
कुछ भी, कोई साधारण सा सवाल। लेकिन नहीं, कुछ नहीं था वहां। जबलपुर आकर मैं अपना ज्यादा समय अपने कमरे में किताबें पढ़ने में बिताने लगी। पापा भी थोड़ा बदल गए थे। अब उनके बागीचे की घास उतनी हरी नहीं रही थी और फूलों की क्यारियां भी खाली खाली रहती थीं। माँ की रसोई में भी पता नहीं कब से घी की कढ़ाई नहीं चढ़ी थी। उन्हें बस यही फिक्र सताए रहती कि किसी और को बच्चे के बारे में पता न लगे, और पता लग गया तो लोग क्या कहेंगे, और फिर उनकी लाडली प्रिया का क्या होगा। कभी कभी मैं भी घबरा जाती थी कि इस बच्चे को जन्म देने का फैसला सही है ना। खुद पर से विश्वास डगमगाने लगता कि क्या अकेले पाल पाऊंगी उसे। लेकिन ये डर, ये घबराहट बस थोड़ी देर के लिए आती और चली भी जाती। मगर एक हल्का सा दर्द, थोड़ी सी तकलीफ मन में ठहर गई थी, और वो थी अश्विन की खामोशी, उनकी अनकही अस्वीकृति, उनका मुझे मेरे बच्चे के साथ न अपनाने का फैसला। एक शाम मुंबई की किसी ऊंची इमारत में बने कॉफी शॉप में बैठे हुए मैंने उन्हें उस शाम की हर बात बता डाली थी जब मैंने संजय से शादी करने को कहा था, कि मैं ऊटी जाने से पहले शादी करना चाहती थी। तब अश्विनी ने अपनी उंगलियों के पिछले हिस्से से मेरे गालों को सहलाया था। शायद आंखों से कुछ गीलापन रिस आया था, मुझे याद नहीं है, पर यह याद है कि उस स्पर्श ने ही मुझको हिम्मत दी थी कि मैं उनको सब सच सच कह दूं। उस शाम मुझे कुछ कुछ प्यार होने जैसा एहसास हुआ था। मैं अब अक्सर नर्मदा के घाट पर जाकर बैठ जाती। एक दिन मैं घाट से लौटी तो बाहर तक घी की खुशबू आ रही थी। मैं सीधे रसोई में पहुंच गई। माँ गैस पर बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाकर कुछ बनाने की तैयारी में थी। मैंने गहरी सांस खींची। क्या बना रही हो माँ? कुछ मीठा मीठा? बड़ा मन कर रहा है मीठा खाने का। माँ ने मुस्कुराकर मुझे देखा और फिर काम में जुट गईं। मैं बाहर आई तो पापा चाय पी रहे थे। मुझे देखकर अपने पास आकर बैठने का इशारा किया। मैं चुपचाप उनके पास चली गई। वो बोले, आज अश्विनी आ रहा है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। दिल कांप गया था वो नाम सुनकर। पापा बोले, प्रिया, जो तुम दोनों के बीच हुआ उससे बहुत पहले से वो मेरे दोस्त का बेटा है। तो कल जब उसने कहा कि वो आ रहा है तो मैं मना नहीं कर सका। पापा ऐसे कह रहे थे जैसे मुझसे माफी मांग रहे हों। मैंने मुस्कुराकर उनके गाल से अपना गाल टिका दिया, जैसे बचपन में वो अपनी खुरदुरी दाढ़ी मेरे गालों से रगड़ते थे प्यार जताने को। इट्स ओके पापा, इट्स परफेक्टली फाइन। अश्विनी और मैं अब भी दोस्त हो सकते हैं शायद। मैं जैसे पापा के साथ खुद को भी समझा रही थी। और पिछले दिनों जो भी हुआ उसमें अश्विनी का क्या दोष था? और मैंने जब संजय को दोषी नहीं ठहराया तो अश्विनी से कैसी शिकायत? थोड़ी देर बाद मैं, माँ, पापा और अश्विनी और उनकी बच्ची डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सब सहज होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। न माँ पहले की तरह मनोहार करके खिला रही थीं, न पापा किसी राजनीतिक बहस में उलझ रहे थे। मेरी वजह से सब कुछ बिगड़ गया था, ऐसे कि जैसे मैं भी नहीं सुधार सकती थी। मैंने केतली से चाय उड़ेलकर अश्विनी की तरफ बढ़ा दी। मैंने पूछा, कैसे हैं आप? अश्विनी कुछ देर चुप रहे, फिर मेरी तरफ देखा और बोले, ठीक हूं, अच्छा हूं। तुम कैसी हो? उन्होंने बड़े अटपटे ढंग से पूछा, जैसे पूछना कुछ और चाहते हों। मैंने जवाब में सर हिला दिया और जल्दी से नाश्ता करके बच्ची को गोद में लिए बाहर बागीचे में आ गई। अश्विनी का सामना करना उतना आसान नहीं था जितना मैं समझ रही थी। मैं लॉन के कोने में लगे झूले पर बैठ गई। लोरियां तो मुझको आती नहीं थीं, बस कुछ भी अटपटा सा गुनगुनाते हुए उसको सुलाने लगी और वो मेरे सीने से चिपक कर सो गई। मां बनने का ये पहला एहसास था। मैं बच्ची को उठाकर अंदर जाने लगी तो देखा सामने अश्विनी खड़े थे, मुझको एक टक देखते हुए। पता नहीं कब से उन्होंने बच्ची को मेरी गोद से ले लिया और कुछ कहने लगे, लेकिन मैं दौड़कर अपने कमरे में आ गई। लगा कि रो न पड़ूं, उनके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी मैं। शाम को भी मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और न ही किसी ने मुझको बुलाया। तभी
तभी दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। उठ के देखा तो अश्विनी थे। मैं कुछ कहती उससे पहले वो अंदर आ गए। कुछ देर कमरे में चुप्पी छाई रही। मैं इंतजार कर रही थी कि वो कुछ कहें, क्योंकि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। थोड़ी देर वो अपने मोबाइल पर उंगलियां चलाते रहे, जैसे कुछ कहने के लिए भूमिका बना रहे हों। एक बार ये कमबख्त प्यार जैसी चीज रिश्तों के बीच आ जाए ना, तो फिर सब कुछ असहज हो जाता है। मैंने कमरे की चुप्पी को तोड़ने के लिए हौले से गुनगुनाना शुरू किया। शायद इससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ जाए। तभी अश्विनी ने अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोले, ये देखो। मेरी और उनकी बिटिया की तस्वीर थी, मेरे सीने से चिपकी हुई। कितनी प्यारी लग रही थी। मेरी आंखें न चाहते हुए भी गीली हो गईं। मैंने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो अश्विनी उठे और मेरे चेहरे को अपनी तरफ कर लिया। बोले, तुमने कितनी आसानी से मेरी बेटी को अपना लिया। मैं क्यों ऐसा नहीं कर पाया प्रिया? मैं क्यों तुम्हारे बच्चे को अपनाने में पीछे रह गया? मैं अश्विनी के इस सवाल पर हैरान थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, न ही वो किसी जवाब के इंतजार में थे। उन्होंने आगे बढ़कर मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले, तुम बहुत अच्छी हो प्रिया। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं शायद, लेकिन बनना चाहता हूं। प्लीज हेल्प मी। मैं उनका चेहरा ताक रही थी। हां कहना चाहती थी, हर बात के लिए हां, लेकिन शब्द हलक में कहीं अटक रहे थे। अश्विनी ने मुझको अपने पास खींच लिया, इतने पास कि मैं उनकी धड़कनें सुन सकती थी। वो धीरे से बोले, मैंने ऊटी की टिकट्स बुक करा ली हैं, तुमसे बिना पूछे। चलेंगे ना हम चारों लोग? बस इतनी सी थी ये कहानी।